जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस सहयोग अब और मजबूत होने जा रहा है और इसी के चलते बेंगलुरु की कंपनी एक्सिस-केट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने फ्रांस की CLS-SA कंपनी के साथ एक MOU साइन किया, जिसका मकसद है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए हेल्मा पी लेजर हथियार सिस्टम को डेवलप करना, जो कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र में ड्रोन खतरों से निपटने के लिए काफी एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है। हेल्मा पी का पूरा नाम है हाई एनर्जी लेजर मोबाइल एंटी एरियल प्लेटफॉर्म। ये एक मल्टी किलोवाट लेजर हथियार है जो हवा में उड़ते खतरों जैसे कि ड्रोन, क्वाडकॉप्टर या फिर छोटे UAVs को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता है। और ये एक 2 एक्सिस टरेट पर लगा होता है। इसमें ऑप्टिकल सेंसर्स और ट्रैकिंग सिस्टम लगे होते हैं जो दिन और रात किसी भी हालत में टारगेट को पकड़ सकते हैं। हेल्मा पी दोस्तों अपने टारगेट पर केंद्रित होकर लेजर बीम को छोड़ता है, जिससे कि उसका स्ट्रक्चर गर्म होकर पिघलने लगता है और नीचे गिर जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो ट्रेडिशनल एंटी ड्रोन हथियार हैं जैसे कि मिसाइल या जैमर, उनकी तुलना में हेल्मा पी से कई फायदे मिलेंगे। पहला, ज्यादा रेंज, क्योंकि ये ट्रेडिशनल इंटरसेप्टर या जैमर से कहीं अधिक दूरी पर काम करता है और ये जैम प्रूफ है दोस्तों। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर नहीं बल्कि लेजर पर बेस्ड है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें कोई आवाज या धुआं नहीं होता, यानी कि ये पूरी तरीके से गुप्त ऑपरेशन में काम आ सकता है। और ये बिजली से चलता है, इसलिए सप्लाई चेन की कोई परेशानी नहीं है। स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है इसका, यानी किसी भी रडार, कैमरा या सेंसर नेटवर्क से जुड़ा जा सकता है, जिससे कि 360 डिग्री निगरानी मिलती है। दोस्तों, हेल्मा पी में 3 टियर रिस्पॉन्स सिस्टम है, यानी कि खतरे के हिसाब से ये अलग अलग असर डाल सकता है। इसका जो नॉन लीथल है दोस्तों, वो निगरानी ड्रोन के कैमरों को ब्लाइंड कर देता है। इसके अलावा लीथल वो छोटे ड्रोन्स को पूरी तरीके से जलाकर गिरा देता है। इससे एक ही सिस्टम से कई तरीके के ड्रोन खतरों का सामना किया जा सकता है, चाहे वो निगरानी ड्रोन हो या फिर हथियार लेकर आने वाले स्वाम ड्रोन। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होने वाला है। भारत के लिए टेक्नोलॉजी ऐसे समय पर आ रही है जब पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर ड्रोन की घुसपैठ बढ़ी है और चाइना भी ऑलरेडी एडवांस UAV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में हेल्मा पी जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम भारत को तेज, प्रिसीजन और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दे सकता है। और इस सिस्टम को हमारी तीनों आर्म फोर्सेस इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ये किसी भी कमांड एंड कंट्रोल यानी कि C2 सिस्टम के साथ आसानी से जुड़ सकता है। और ये जो पार्टनरशिप हुई है दोस्तों दोनों कंपनियों के बीच, उसमें जो भारतीय कंपनी है एक्सिस-केट, वो भारत में इसका मेन इंटीग्रेटर होगा, यानी कि भारतीय जरूरतों के हिसाब से सिस्टम तैयार करेगा। और फ्रांस की CLS-SA लेजर टेक्नोलॉजी और अपना एक्सपीरियंस भारत को उपलब्ध कराएगी और ये सहयोग भारत की मेक इन इंडिया और स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन की नीति को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स इस वक्त एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ हमारी स्वदेशी परियोजनाएं चल रही हैं जैसे कि तेजस मार्क 2 और AMC फाइटर जेट। ऐसे में दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स को राफेल फाइटर जेट्स की जरूरत भी महसूस हो रही है और इस बात का अंदाजा आप सबको मालूम है कि हमारे पास स्क्वाड्रंस की कमी है, जिसकी वजह से हमें एक बड़ी दिक्कत आ सकती है 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये प्रस्ताव मेक इन इंडिया मॉडल के तहत है, ताकि MRF टेंडर की इस प्रोसेस से बचा जा सके, जो कि 5 से 6 साल तक खिंच सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता भी चुका हूँ कि भारत सरकार और फ्रांस की डासो के बीच तकनीकी हस्तांतरण को लेकर यानी कि TOT को लेकर खींचतान बढ़ रही है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती है कि भैया डासो एविएशन भारत को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके दे। मतलब साफ है कि विमान के स्ट्रक्चर से लेकर मुख्य हिस्सों तक भारत में इसका निर्माण हो, लेकिन फ्रांस की डासो अपनी IP की सुरक्षा के चलते TOT को लिमिटेड रखना चाहती है। लेकिन फिर भी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चलो ठीक है, आप कम से कम 50% से अधिक हमें स्वदेशीकरण तो प्रोवाइड करवाओ, जबकि डासो पहले ही 30 से 40% ऑफसेट दे चुकी है। इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि समय निकल रहा है और इंडियन एयरफोर्स के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो भी बोल चुके हैं कि एक बार तेजस मार्क 2 और AMC की उड़ानें शुरू हो जाएंगी तो और विदेशी विमान खरीदने को पॉलिटिकली रूप से सही ठहराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि राफेल का सौदा 2026 से पहले हो जाए, ताकि राफेल फाइटर जेट्स के आने से स्क्वाड्रन क्षमताओं को मजबूत किया जा सके। अब ऐसे में दोस्तों एक और जो पेज आता है वो आता है Su-57E का ऑफर। रशिया तो भारत को ऑलरेडी Su-57 को ऑफर कर चुका है। भारत के लिए तो वो बिल्कुल TOT से लेकर IP सब कुछ देने के लिए तैयार है। इवन वो 40 फाइटर जेट भारत को फ्लाईवे कंडीशन में देने के लिए तैयार है और 90 विमानों को भारत में HAL नासिक में इनका प्रोडक्शन करने के लिए भी तैयार है। और यहाँ पर दोस्तों अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात की जाए तो रशिया भारत को 80% TOT देने के लिए तैयार है, जो कि डासो एविएशन की TOT से काफी ज्यादा है। रशिया ने तो ये भी संकेत दे दिया है कि इन एयरक्राफ्ट को भारत अपनी अस्त्र मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों से जोड़ सकता है और ये सौदा दोस्तों रशिया की तरफ से भारत को मजबूत करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, खासकर ऐसे समय पर जब यूक्रेन के संग उसकी जंग जारी है। ऐसे में दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2027 से 2029 ये भारत के लिए निर्णायक साल होंगे।
जिसमें कि भारत की वास्तविक आत्मनिर्भरता की परीक्षा होगी। अगर इस दौरान तेजस मार्क 2 और AMC की सफल उड़ानें हो जाती हैं, तो फिर विदेशी विमानों के सौदे के लिए चाहे पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिकली, दोनों स्तर पर जो सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि भैया राफेल सौदे को तेजी से फाइनल कर दिया जाए, ताकि आने वाले दशकों में इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बैलेंस दोनों बनी रह सके। मतलब एक तरफ इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल सौदे को जल्दी से पूरा करने का दबाव है, लेकिन दूसरी तरफ उनको तेजस मार्क 2 और AMC जैसे स्वदेशी परियोजनाओं पर भी पूरा भरोसा है। मतलब साफ है कि आने वाले 2 से 3 साल ये तय करेंगे कि भारत क्या अपनी आत्मनिर्भर रक्षा उड़ान को कैसे परवान चढ़ाता है, विदेशी सहयोग से या पूरी तरह स्वदेशी ताकत से। ये कश्मकश की स्थिति बनी हुई है फिलहाल। इसमें भी आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। अगली खबर दोस्तों चाइना को लेकर आ रही है, और चाइना ने पिछले 12 सालों में अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट किया है, अब उसके नतीजे भी साफ देखने लगे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट का कभी भी तुरंत कोई रिटर्न नहीं मिलता और तुरंत कोई चीज नहीं दिखती। इसके लिए सालों की मेहनत और लगातार निवेश की जरूरत होती है, और चाइना की यही जो लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी है वो सफल होती हुई नजर आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं जिसमें कहा गया है कि चाइना ने वेरिएबल साइकिल इंजन का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, और ये इंजन चाइना के 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए बनाया जा रहा नेक्स्ट जनरेशन का इंजन है, जिसे कि WS-15, F119, F135 की अगली कड़ी माना जा रहा है। इसका पूरा फिजिकल प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है। इसका ग्राउंड टेस्ट और हाइट में सिमुलेशन टेस्ट पूरे किए जा चुके हैं। टेक्नोलॉजी लेवल पर दोस्तों ये अमेरिका के GEXA-100 एडेप्टिव साइकिल इंजन के चाइनीज वेरिएंट जैसा बताया जा रहा है, और ये इंजन भविष्य में चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को ज्यादा ताकत, ज्यादा रेंज और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देगा। और अगर इसे सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षणों तक ले जाया गया तो ये चाइना की एरो इंजन टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग साबित होगा। दोस्तों ब्राजील भारत के नेक्स्ट जनरेशन के आकाश NG सिस्टम को खरीदने को लेकर बात कर रहा है। बकायदा वो कह रहा है कि भारत इसके लिए उन्हें आकाश NG का TOT भी दे, और अब बताया जा रहा है कि ब्राजील गवर्नमेंट भारत में एक इवैल्यूएशन टीम को भेजने की योजना बना रही है, ताकि इस सिस्टम को करीबी से परखा जा सके। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राजील के उपराष्ट्रपति ने मुलाकात भी की, और इस दौरान इन प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई, जिसमें कि भारत ने को प्रोडक्शन के अवसरों पर भी जोर दिया। आकाश सिस्टम पहले से ही प्रूवन और ट्रस्टवर्दी हथियार है, जो कि फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। लेकिन यहाँ पर जो आकाश NG है दोस्तों, उसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन किए गए हैं। इसकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर है, तेज प्रतिक्रिया समय है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है, और ये अधिक सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को खत्म करता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ब्राजील को आकाश NG का TOT पैकेज अगर मिलता है, तो फिर वो अपने ग्रिपेन फाइटर जेट्स के साथ इन्हें जोड़कर एक पावरफुल एयर डिफेंस स्ट्रक्चर बना सकता है। वही दोस्तों इंडियन नेवी ने अपने जंगी पोतों पर, खासकर की कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स पर लैंजा 3D आइस रडार सिस्टम लगाना शुरू कर दिया है। ये रडार स्पेन की कंपनी इंद्रा के द्वारा विकसित किया गया है, और भारत में टाटा एडवांस सिस्टम के सहयोग से बनाया जा रहा है। और इंडियन नेवी ने कुल 23 लैंजा N यूनिट्स का ऑर्डर दिया है, जिसकी कीमत करीबन 1800 करोड़ रुपए है। लैंजा 3D दोस्तों 400 किलोमीटर से अधिक दूरी तक अपने लक्ष्यों को पहचान सकता है। इसमें आइसा टेक्नोलॉजी है, एक साथ 1000 टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है, एल बैंड में ऑपरेशन कर सकता है, ECCM फीचर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के दौरान भी ये अपना परफॉर्मेंस देता रहेगा। मॉड्यूलर डिजाइन है, मतलब कम रडार सिग्नेचर है, और भविष्य के लिए इसमें अपग्रेडेशन की भी सुविधा है। इसके अलावा दोस्तों इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से भारतीय नौसेना का GSAT-7 RCMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट नौसेना की स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन और समुद्री निगरानी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। GSAT-7R की विशेषताओं की बात की जाए दोस्तों, तो ये अब तक का भारतीय नौसेना का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका वजन 4400 किलोग्राम है, मतलब भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसे पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी से डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसमें कई नेक्स्ट जनरेशन के भारतीय कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, जो नौसेना की विशेष जरूरतों के अनुसार बनाए गए हैं। ये सैटेलाइट दोस्तों इंडियन ओशन रीजन में मजबूत टेलीकम्युनिकेशन कवरेज देगा। इसके ट्रांसपॉन्डर C एक्सटेंडेड C और KU बैंड्स में वॉइस डेटा और वीडियो लिंक की भी सुविधा देंगे। इससे जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और सैटेलाइट्स और नौसेना के ऑपरेशन सेंटर्स के बीच सुरक्षित और हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी संभव हो पाएगी। और GSAT-7R दोस्तों पुराने GSAT-7 रुक्मणी की जगह लेगा। मतलब साफ है कि नया सैटेलाइट न सिर्फ ज्यादा बैंडविड्थ देगा, बल्कि सुरक्षित मल्टी बैंड कम्युनिकेशन के जरिए इंडियन नेवी की ऑपरेशनल रीच और नेटवर्किंग क्षमता को और मजबूत करेगा। वहीं दोस्तों भारत की सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSIO ने स्वदेशी रूप से नेक्स्ट जनरेशन का स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले यानी कि HUD विकसित किया है, जो AMC फाइटर जेट के लिए बनाया जा रहा है। हाल ही में इसका प्री प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेशन भारतीय वायुसेना को दिखाया गया। पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 2 साल लगेंगे। और ये जो नया हेड अप डिस्प्ले है दोस्तों, ये ट्रेडिशनल लेंस के बजाय ग्लास प्लेट्स का इस्तेमाल करता है। हेड अप डिस्प्ले दोस्तों एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो पायलट के सामने की विजुअल
रेंज पर उड़ान से जुड़ी अहम जानकारी देता है, जैसे स्पीड, हथियार की स्थिति, टर्निंग रेट और एंगल ऑफ अटैक। इसके अलावा दोस्तों भारतीय नौसेना अब अपनी समुद्री निगरानी और खुफिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए MQ-9B स्टोल यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन पर दिलचस्पी दिखा रही है। इस ड्रोन को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। इसका फायदा यह है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे कि INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य से उड़ान भरकर लैंड भी कर सकता है। और ये MQ-9B PDT ड्रोन का नया वेरिएंट है जो कम दूरी में उड़ान भर सकता है, उतर सकता है। इसमें फोल्डिंग विंग्स लगे हैं जिससे कि एक कम जगह में भी रखा जा सकता है। ये ड्रोन समुद्र के ऊपर लगातार कई घंटों तक उड़ान भर सकता है। इससे पहले भारतीय नौसेना ने 2020 में 2 सी गार्डियन ड्रोन्स किराए पर लिए थे। इन ड्रोन्स ने अब तक हजारों घंटे की उड़ानें पूरी की हैं और समुद्री क्षेत्रों में जहाजों, पनडुब्बियों और कम ऊंचाई पर उड़ान वाले खतरों को 200 समुद्री मील से भी ज्यादा दूरी से ट्रैक किया। फिलहाल इतने अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।